हमारा YouTube चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो किन स्टूडेंट्स के लिए या फिर किन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं हम राजस्थान पुलिस के बारे में। तो राजस्थान पुलिस के अंतर्गत इस बार आपको पता है तो 10 क्वेश्चन है वो इस सेक्शन से पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आरपीएससी की, चाहे यूपीपीसीएस की या फिर हम बात करें एमपीपीसीएस की, इन तीनों के अंतर्गत दोस्तों इस सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों सिंपल सी, ये जो टॉपिक है वो किन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों आनी पड़ी थी और इसके अलावा इससे पहले क्या प्रोविज़न थे महिलाओं के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि महिलाओं के विकास के अंतर्गत, उनके परिवार के अंतर्गत उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा की वजह से उनका जो ग्रोथ है, विकास है, उसके अंतर्गत बाधा पहुंचती है। उनके विकास में बाधा पहुंचने से समाज का विकास नहीं होता है और समाज के साथ साथ जो देश का उत्थान और देश का विकास है उसके अंतर्गत भी ये नकारात्मक सिद्ध होता है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत काफ़ी अनुच्छेद है, उन अनुच्छेद के अनुसार महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो आईपीसी धारा है उस 498 में, उसके अनुसार भी प्रोविज़न किया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होता है उसको उसके अंतर्गत डील किया जाए। लेकिन 2005 में अंतर्गत भारतीय संसद के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत महिलाओं के विरुद्ध जो घरों के अंतर्गत जो भी हिंसा होती है या घरेलू हिंसा की जो शिकार होती है उनको संरक्षण देने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि इसके जो प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक डील के बारे में, जो एक्ट है वो किस प्रकार से है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें जो ये एक्ट है उसके अधीन क्या प्रोविज़न किया गया है, महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण। देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए जो भी अधिकार है, उनके जो भी राइट्स है, उन राइट को इफेक्टिव संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो परिवार के अंतर्गत, जैसे कोई भी महिला है उस महिला का अपने घर के अंतर्गत, अपने परिवार के अंतर्गत जिस प्रकार से हिंसा का शिकार होती है या उससे संबंधित या उसके अंतर्गत जो भी संबंधित विषयों में उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है या उसके विरुद्ध जो भी कानून का उल्लंघन होता है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, उसका संरक्षण के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको लागू कब किया गया था और किन क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो एक्ट है वो लागू होता है। दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा इसको 26 अक्टूबर 2006 को लाया गया था, ये लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के अंतर्गत दोस्तों ये जो प्रोविज़न है वो लागू होता है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होता? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जम्मू कश्मीर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2010 है, उसके अंतर्गत वहाँ पर कार्रवाई होती है। लेकिन अब दोस्तों वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत भी ये प्रोविज़न लागू हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों इस एक्ट के तहत क्या होता है। इसके अंतर्गत 5 अध्याय बताए गए हैं और कुल 37 सेक्शंस है, जिसके अंतर्गत इस जो प्रोविज़न है इस अधिनियम के तहत सारे के सारे बताए गए हैं। अलग अलग परिभाषाएं दी गई है कि ये कानून किस प्रकार से प्रावधान करता है, महिलाओं की घरेलू हिंसा के विरुद्ध किस प्रकार से संरक्षण करता है, उसके बारे में, इसकी कार्रवाई के बारे में बताया गया। हम एक एक करके दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं कि इस एक्ट के तहत परिभाषा किस प्रकार से दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो परिभाषा किस सेक्शन के तहत दी गई है। तो दोस्तों सेक्शन 3 है इसकी, जो हमने बात की कुल 37 सेक्शंस है, 37 सेक्शंस है, उसके अंतर्गत जो सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती है। दोस्तों पहले घरेलू हिंसा या फिर महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती थी उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल जो हिंसा थी उसको शामिल किया जाता था। लेकिन दोस्तों इस जो एक्ट है उसके अंतर्गत इमोशनल, मेंटली या फिर किसी भी प्रकार की जो उसके धन से संबंधित हो या
फिर दहेज से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से परेशान किया जाता है, किसी भी प्रकार से हिंसा की शिकार होती है, वो इस एक्ट के तहत शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, घरेलू हिंसा प्रत्यार्थी को कोई कार्य, कोई भी वर्क हो सकता है, लॉ हो सकता है या आचरण है जो व्यतीत व्यक्ति के स्वास्थ्य, हेल्थ से, सिक्योरिटी से, जीवन अंग की या फिर उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की हानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है। तो इन सारे कृत्यों को किस में शामिल किया गया है दोस्तों? घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब दोस्तों, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, इसके अतिरिक्त क्या होता है दोस्तों? यौन दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो प्रावधान है और क्या प्रावधान किए गए हैं? व्यतीत व्यक्ति को या उसके नातेदार को, मतलब जो भी स्त्री होती है उस स्त्री के जो भी रिलेटिव्स होते हैं, उन रिलेटिव्स को दोस्तों दहेज के लिए, डोरी के लिए या फिर संपत्ति के लिए या फिर किसी भी जो भी मूल्यवान प्रत्याभूति है उसके लिए जो विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति करने के लिए जो पीड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है या फिर उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, हानि पहुंचाई जाती है, उन सब एक्ट को, उन सब कृत्यों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है दोस्तों? घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो व्यथित यहाँ पर आया है नाम व्यथित महिला, उसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, व्यथित जो व्यक्ति है उसकी परिभाषा के अंतर्गत उस स्त्री से संबंध लिया जाता है जिस स्त्री को यहाँ पर परेशान किया जाता है। अब स्त्री को जो परेशान किया जाता है वो घरेलू नाता रखती है या नहीं रखती है, या फिर उसके साथ विवाहित है या फिर विवाह नहीं किया हुआ है, तो उन सभी को भी व्यथित व्यक्ति है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी परिभाषा को जानते हैं। ऐसी स्त्री जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नाता रखती है और प्रत्यार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का अभिकथन करती है, इसमें वह महिला भी शामिल है जो उसके साथ क्या है दोस्तों? वैवाहिक संबंध रखती है या फिर जिसके साथ विवाह की प्रकृति का संबंध रखती है। तो इन सभी को इस एक्ट के तहत शामिल किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम इसके अंतर्गत संरक्षण अधिकारी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसके बारे में किस प्रकार से परिभाषा दी गई है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, संरक्षण अधिकारी की जो परिभाषा है वो सेक्शन 8 में दी गई है और संरक्षण अधिकारी के जो कर्तव्य होते हैं उसकी जो परिभाषा है, क्या क्या इसके 3 इंपॉर्टेंट कर्तव्य होते हैं, उसकी सेक्शन 9 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन यहाँ पर प्रोटेक्शन अधिकारी जो होता है उसके बारे में जो सेक्शन 8 है उसके अनुसार क्या बताया है? राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने संरक्षण अधिकारी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, या फिर वो खुद समझे, सरकार, राज्य सरकार समझे कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित काफ़ी केस आते हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा संख्या के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। तो संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है हमारा, कलेक्टर होता है, उसके नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ से दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको संरक्षण अधिकारी के बारे में पूरी बात समझ में आ गई है। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना, कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिस निकाल के सीधा ही जितने संरक्षण अधिकारियों की ज़रूरत होती है उसके अनुरूप वहाँ पर नियुक्ति की जा सकती है। और ये जो संरक्षण अधिकारी होता है दोस्तों वो कलेक्टर के अधीन कार्य करता है। चलिए दोस्तों, अब अगले सेक्शन की बात करते हैं। अगले सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है कि जो संरक्षण अधिकारी है उसके कर्तव्य क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस एक्ट के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अधीन जो संरक्षण अधिकारी है उसके मुख्य रूप से दोस्तों 3 कार्य होते हैं। शिकायत प्राप्त करना और उसे मजिस्ट्रेट तक पहुँचाने का कार्य करता है। उसे मजिस्ट्रेट को सहायता, चिकित्सा परामर्श या आश्रम, कानूनी सहायता, ये सब करने का कार्य किसका होता है दोस्तों? ये भी उसे संरक्षण अधिकारी का होता है। और इसके अलावा मजिस्ट्रेट के कार्यों के अंतर्गत सहायता करना। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बताया, कृत्यों के निर्वहन के अंतर्गत जो सहायता करने का जो कार्य होता है वो संरक्षण अधिकारी का होता है दोस्तों। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट या फिर उसको रिपोर्ट की जो कॉपियाँ हैं वो सेंड करने का कार्य किसका होता है दोस्तों? जो संरक्षण अधिकारी है उसका होता है। इसके अलावा हमने तीसरे कार्य के बारे में बात की थी दोस्तों। यहाँ
यहाँ पर जो व्यथित व्यक्ति है उसको आवेदन करने के अंतर्गत मदद करना, सहायता करना, उसे लीगल सर्विसेज जो भी विधिक सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाना और उसको आश्रम गृह या फिर मेडिकल फैसिलिटी मुहैया करवाने का जो कार्य होता है वो दोस्तों किसका होता है, हमारे यहाँ संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में कर्तव्य बताए गए हैं। चलिए दोस्तों अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेवा प्रदाता। इसके बारे में दोस्तों सेक्शन 10 के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी हमारे पास एनजीओ या सोसाइटी के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करवा सकती है। कोई भी हमारे पास एनजीओ है जो एनजीओ इस क्षेत्र में महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य करना चाहे, वो स्वैच्छिक संगठन है, वो अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। और जिनका दोस्तों उद्देश्य क्या होता है, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो कार्य करने वाले एनजीओ है वो राज्य सरकार के अधीन पंजीकृत करवा सकते हैं। और इनके पंजीकरण के बाद में दोस्तों इनके द्वारा जो पीड़ित महिला है या फिर आरोपी है, इन दोनों के बीच में परामर्श देने का या फिर प्रतिक्रियात्मक सहायता करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, सेवा प्रदाता या फिर एनजीओ का कार्य होता है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझिए इसको। सेवा प्रदाता के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी संगठन है, जो एनजीओ संगठन है वो अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। और एनजीओ नाम पंजीकृत करवाने के बाद इसमें जो भी पीड़ित महिला है, जो भी महिला है जिसके विरुद्ध हिंसा हो रही है, तो उस महिला को और उस महिला के विरुद्ध जो हिंसा कर रहा है आरोपी, इन दोनों के बीच में जो परामर्श देने का कार्य या फिर इसके रूप में कोई भी हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, ये जो कार्य है वो कौन करता है दोस्तों, सेवा प्रदाता सेक्शन 10 के अंतर्गत एनजीओ या फिर समाज के किसी भी दूसरे संगठन के द्वारा किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम सेक्शन 11 के बारे में, राज्य सरकार के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। दोस्तों राज्य सरकार का इस पूरे इवेंट के अंतर्गत जो ये एक्ट है उसके अनुसार क्या कार्य बताया गया है कि अधिनियम के उपबंधों को नियमित अंतराल में लोक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करना। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो भी हमारे जनता है उस जनता को इस एक्ट के तहत जनता को जागरूक करना, उसके लिए प्रचार करना, यह अब प्रचार करने का कोई भी माध्यम हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है या फिर अखबार हो सकता है या फिर किसी अन्य माध्यम से जनता को जागरूक करना। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों पर समय समय पर सुग्रहीकरण एवं जानकारी प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देना, उनको इसके बारे में समझाना, किस प्रकार से उनको क्रियान्वित किया जाना है। ये कर्तव्य दोस्तों राज्य सरकार का होता है। इसके अलावा जो घरेलू हिंसा के प्रावधानों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों, जो भी हमारे पास मिनिस्ट्री है या फिर उसके डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो स्थापित करना है वो कार्य किसका होता है दोस्तों, राज्य सरकार का है। कि इससे संबंधित जितने भी मामले हैं वो किस किस डिपार्टमेंट के या फिर किस किस मंत्रालय के बीच में आता है, तो उनके मध्य जो प्रभावी समन्वय होता है, बातचीत करनी होती है, एक दूसरों को साथ मिलकर जो कार्य करना होता है, ये जो कार्य होता है या कर्तव्य होता है वो किसका होता है दोस्तों, सेक्शन 11 के तहत राज्य सरकार का ये कार्य होता है। दोस्तों मैं राजस्थान पुलिस के लिए एक बार बात करना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आपको पूछ सकते हो कि सर इस प्रकार से विस्तृत क्यों पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको सीधे सवाल पूछा जाएगा कि कोई भी सेक्शन दे दिया, जैसे बोल दिया विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का जो कार्य है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कौन से सेक्शन के तहत किया जाता है, तो दोस्तों सीधा है वहाँ पर सेक्शन 11 आपको बताना है जो अभी अपन ने डिस्कस किया है। वहीं हम RAS या फिर MPPCS, UPPCS, SI के बारे में बात करें तो वहाँ पर सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो मेंस के अंतर्गत दोस्तों आपके 2 नंबर या फिर 5 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, जिसके अंतर्गत सीधा सा पूछ लिया हो सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आपको इन तीनों कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम इसके बारे में। जो इसी एक्ट के जो सेक्शन 12 है उसके तहत कुछ प्रावधान बताए गए दोस्तों, उन प्रावधानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो
उत्पीड़ित होने या फिर उत्पीड़ित होने की कुछ भी आशंका हो, जैसे कि किसी पड़ोसी या फिर रिश्तेदार को ऐसा लगता है कि ये जो महिला है उस महिला के विरुद्ध इस प्रकार की हिंसा की घटना हो सकती है, कोई भी घरेलू हिंसा होने के चांसेस लगते हैं, तो इसके बारे में जो संरक्षण अधिकारी है उसको जानकारी दे सकता है या फिर उसको जानकारी पहुंचा सकता है। तो ये इसका प्रावधान है दोस्तों, इसके सेक्शन 12 के तहत बताया गया है। कोई व्यतीत व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यतीत व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोस्तों अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो इस पूरी घटना के बारे में दोस्तों, इस पूरे इवेंट के कार्यविधि के बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 12 के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी पीड़िता है या फिर उत्पीड़न की शिकार होने की संभावना लगती है या फिर किसी भी घर के अंतर्गत उसके घर वाले या रिश्तेदार उसको परेशान करने की संभावना लगती है, तो इसके बारे में प्रोविजंस बताया गया है कि जो शिकायत है वो शिकायत कोई भी कर सकता है, उसके परिवार वाले भी कोई शिकायत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सेक्शन 12 के अंतर्गत पूर्णतः विवरण बताया गया है। घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त करने के पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि व्यतीत व्यक्ति को संरक्षण, दंडनीय, अभिरक्षा, कस्टडी, निवास या प्रतिकर आदेश के रूप में अनुतोष प्राप्त करने के उसके अधिकार की जानकारी दे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आप समझिए, जैसा कि हम सब जानते हैं राजस्थान हुआ या फिर दूसरे स्टेट है, वहाँ पर अशिक्षा के कारण या फिर महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं होने के कारण वो क्या होता है दोस्तों, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको सहन करती रहती है। प्राचीन काल से भी ऐसा देखा आ रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उन अपराधों के बीच वो चुपचाप सहती रहती है और घर के अंदर ही बैठी रहती है। तो इसलिए उनको ज़्यादा अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं रहता, इस एक्ट के बारे में पता नहीं है। इसलिए इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बताने का जो कार्य है वो किसका होता है दोस्तों, इनके प्रोविज़न है वो इन अधिकारियों को बताने का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, उस सेवा प्रदाताओं, संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क एकदम फ्री दोस्तों ये जो विधिक सेवा है वो प्राप्त करने का अधिकार की जानकारी देता है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि महिलाओं को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इनके पास जो फ्री लीगल एडवाइजरी का जो काम है वो भी मुहैया करवाना किसका काम है, इन संरक्षण अधिकारियों, प्रोटेक्शन अधिकारी का, जिसकी हमने बात की थी सेक्शन 8 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का प्रावधान किया गया है, उनका कार्य होता है दोस्तों इस 1987 के एक्ट के तहत। इसके अलावा दोस्तों कहीं भी सुसंगत हो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत अधीन किसी परिवाद के फाइल अपने करने के उसके अधिकार की जानकारी उसे दी जाए। दोस्तों हमने वीडियो को स्टार्ट करते वक्त बात की थी भारतीय जो दंड संहिता है उसके अनुसार जो सेक्शन है उसके बारे में प्रोविज़न किया गया है। 2005 से पहले जो कार्यवाही होती थी इस सेक्शन के अंतर्गत या फिर आईपीसी की जो ये सेक्शन है इसके तहत कार्यवाही होती थी। इसके बारे में भी जानकारी देने का कार्य किसका होता है दोस्तों, संरक्षण अधिकारी का कार्य या फिर कर्तव्य होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये जो जैसे ही शिकायत हो जाती है, इस शिकायत के बाद में जो सुनवाई होती है वो किस प्रकार से की जानी होती है। दोस्तों देखिए सबसे पहले इस प्रकार के इवेंट के अंतर्गत अगर शिकायत होती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रथम आवेदन की जो सुनवाई की जाती है, आवेदन की तारीख से लेके 3 दिन विदिन 3 डेज़ इसके अंतर्गत उनकी सुनवाई करनी होती है। और सुनवाई के बाद में जो इस सेक्शन के बारे में बताया, सेक्शन 5 के अंतर्गत इस एक्ट में बताया गया है दोस्तों 60 दिनों के अंतर्गत इसकी प्रथम सुनवाई की जो 60 दिन है उसके अंतर्गत इसका निपटारा किया जाना। तो देखिए दोस्तों बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अच्छे से कार्य करने के लिए इसको थोड़ा सा कठोर बनाया गया है। इसके अंतर्गत पहली सुनवाई 3 दिन में होनी चाहिए और 3 दिन के बाद में जो भी इस केस का निपटारा है वो 60 दिन के भीतर इसका निपटारा हो जाना चाहिए। इसके बारे में प्रोविजंस किया गया है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो पहली तारीख से 3 दिनों के भीतर और 60 दिन के अवधि के अंतर्गत इसके अंतर्गत बताया गया है, सेक्शन 5 के अंतर्गत बताया गया है। आगे देखिए दोस्तों,
मजिस्ट्रेट कार्यवाहियों के किसी भी चरण के अंतर्गत, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को लगे, किसी भी स्टेज के अंतर्गत ऐसे लगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगे कि अब हमें जो व्यथित महिला है या फिर व्यथित व्यक्ति है उससे, या फिर प्रत्यार्थी या फिर जो हिंसा करने वाला है, उन दोनों में से किसी से बात करनी हो या फिर उन दोनों को संयुक्त रूप से बात करने का लगे, तो भी उनको बुलाया जा सकता है, परामर्श लेने के लिए निर्देश दे सकता है। इसका प्रोविज़न है वो दोस्तों इस एक्ट के सेक्शन 14 के अंतर्गत किया गया है। मजिस्ट्रेट को ऐसा समझता है कि मामलों की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक लगे कि कार्यवाही कोई पक्षकार ऐसा वांछा करे तो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही बंद कमरे के अंतर्गत भी संचालित की जा सकती है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, महिलाओं की अभी भी प्रवृत्तियां ऐसी रही हैं कि वो अपने घर के परिवारवाद को बाहर या फिर घर से बाहर लाने के इच्छुक नहीं होती है। इसलिए ज़्यादातर वो चाहती है कि परिवार से संबंधित जो भी वाद होते हैं, परिवार से संबंधित जो भी हिंसा होती है, वो बंद कमरे के अंतर्गत ही प्रेफर करती है। तो इस एक्ट के तहत जो सेक्शन 16 है उसके अंतर्गत बताया है, अगर उनको ऐसा लगे तो ये अपनी कार्यवाही को बंद कमरे के अंतर्गत संचालित करवा सकते हैं। सेक्शन 17 के बारे में देखिए दोस्तों, घरेलू नातेदारी के प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी के में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वो उसमें कोई अधिकार हक रखती हो या नहीं। प्रत्यार्थी उसे व्यथित व्यक्ति को साझी गृहस्थी में बेदखल या अपवर्जित नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है यहाँ पर। इसके बारे में बताया है कि जैसे कि कोई भी महिला है, उसने इस प्रकार से केस कर दिया हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया हो, और फिर उसका हस्बैंड या फिर उसके परिवार वाले उसे घर से बाहर निकाल दे, तो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर महिला चाहे, व्यथित जो व्यक्ति वो चाहे, तो उसको इसके विरुद्ध संरक्षण दिया जा सकता है। वो गृहस्थी से बेदखल नहीं कर सकता या फिर उसको बाहर नहीं निकाल सकता। इस प्रकार का भी प्रोविज़न इसके अंतर्गत दोस्तों किया गया है। इसके आगे देखिए दोस्तों, मजिस्ट्रेट निम्नलिखित आदेश दे सकता है। इसके अंतर्गत जो प्रोटेक्शन का जो सेक्शन 18 के अंतर्गत बताया है, जो मजिस्ट्रेट है किस प्रकार से आदेश दे सकता है, संरक्षण के जो आदेश है वो क्या क्या दे सकता है, उसके अंतर्गत धारा 18 के अंतर्गत बताया है। मजिस्ट्रेट व्यतीत व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण मजिस्ट्रेट पारित करता है तथा वो प्रत्यार्थी को निम्नलिखित से प्रतिबंध कर सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का अगर केस होता है, तो इस केस में जैसे महिला है, उस महिला को संरक्षण किस प्रकार से संरक्षण दिया जाना चाहिए, उसको घर से नहीं निकाला जा सकता, उसको खाने पीने के लिए रोका नहीं जा सकता, उसको पैसों के लिए रोका नहीं जा सकता, जो जिस घर में वो रह रही है उसको किराए पर या फिर उसकी बेचा नहीं जा सकता, गिरवी नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार से उसके कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, संरक्षण के लिए क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं। तो संरक्षण के रूप में दोस्तों, घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य को करना, घरेलू हिंसा के कार्यों को कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरणा करना, व्यतीत व्यक्ति को रोजगार के स्थान में या फिर विद्यालय में प्रवेश करना। जिस प्रकार से दोस्तों, जिसने अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस किया हो, तो वो जहाँ पर कार्य करती है या फिर जहाँ पर वो रोजगार करती है, उस क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके विरुद्ध भी संरक्षण दिया गया है। व्यतीत व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वो किसी रूप में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हो या फिर मौखिक हो, लिखित हो, किसी भी प्रकार से उससे संपर्क नहीं किया जा सकता। दोस्तों कहीं आस्तियों का हस्तांतरण करना या फिर बैंक खाते या लॉकर का परिचालन करना, व्यतीत व्यक्ति के आश्रित व्यक्ति या अन्य नातेदार को ऐसे व्यक्ति को जो व्यतीत व्यक्ति का घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता देता है के हिंसा को कारित करना। दोस्तों इसके अंतर्गत सीधा सा बात है कि जो हमारे पास है संरक्षण के बारे में जो बताए गए हैं, इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा जो किस प्रकार से जो कार्य हैं, गतिविधियों को रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं। घरेलू हिंसा में सहायता करना, कार्यस्थल पर प्रवेश करना, शिक्षा स्थल पर प्रवेश करना, ज़बरदस्ती संपर्क करना, इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उनको उनके प्रति जो संरक्षण है उसका जो आदेश है वो जो सेक्शन 18 है उसके अनुरूप दिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, निवास आवेश
आदेश। देखिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो संरक्षण के अलावा जो धारा 19 है उसके अंतर्गत पीड़िता के बारे में बताया गया है कि उसको घर से नहीं निकाला जा सकता, उस आरोपी है वो घर से बाहर रहने का निर्देश नहीं दे सकता, कमरे से बाहर रहने का निर्देश नहीं दे सकता, घर को बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 19 का प्रयोग करता है। दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है, निवास के जो आदेश है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन के तहत देता है? तो ये इसका आंसर रहेगा दोस्तों सेक्शन 19 के तहत इस प्रकार के आदेश दे सकता है। तो वहाँ से गृहस्थी से बाहर नहीं निकाल सकता, ऋण नहीं ले सकता, गिरवी नहीं रख सकता, बेच नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके अतिरिक्त जो मजिस्ट्रेट इजाज़त दे सकता है कि सिवाय साझी गृहस्थी के अपने अधिकार व्यंजन के अवरुद्ध करना, कि दोनों के बीच में किस प्रकार से रहना है इसके बारे में भी निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आर्थिक क्षतिपूर्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो क्या है? धनीय अनुतोष बोलो चाहे आर्थिक क्षतिपूर्ति बोलो, ये धारा 20 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को पीड़ित महिला और बच्चों के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है दोस्तों इसके तहत। और इसमें दैनिक व्यय, चिकित्सा व्यय, जो भी उसका खर्च होता है, आय की जो भी हानि होती है, इसके अंतर्गत शामिल किया गया आर्थिक क्षतिपूर्ति करने का आदेश भी दिया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर धारा 21 के अंतर्गत देखते हैं कस्टडी ऑर्डर। तो कस्टडी ऑर्डर के अंतर्गत क्या बताया गया है दोस्तों? जो भी बच्चों की अभिरक्षा कस्टडी होती है वो पीड़ित महिला और उसके रिश्तेदारों को दी जा सकती है। आरोपी को बच्चों से मिलने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत दोस्तों, अगर किसी भी महिला के छोटे बच्चे हैं तो उन छोटे बच्चों की जो कस्टडी है वो किसको दी जाती है दोस्तों? या तो उस महिला को दी जाती है या फिर महिला के किसी भी नातेदार को दी जा सकती है। फिर जो बच्चे होते हैं उनसे जो अपराध करता है, जो हिंसा करता है, उसको ना मिलने के भी आदेश दिए जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे क्या प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो इसका सेक्शन 22 है उसके अंतर्गत प्रतिकर आदेश के बारे में बताया गया है। मानसिक प्रताड़ना के लिए क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जाती है? दोस्तों, न्यायालय द्वारा मानसिक यातना या फिर कोई भी इमोशनल कष्ट की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए जा सकते हैं। व्यतीत व्यक्ति के आवेदन पर मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को क्षतियों जैसे मानसिक यातना, भावनात्मक कष्ट, इमोशनल जो भी कष्ट होता है उसके लिए भी क्षतिपूर्ति के आदेश दे सकता है। तो ये किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? इसके बारे में जो इसका सेक्शन 22 है उसके बारे में बताया गया है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। इसके बाद में हम सेक्शन कुछ और आगे के सेक्शन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखिए, सेक्शन 31 है 31 के बारे में बताया गया है। अभिरक्षण या फिर आदेश का उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध किस प्रकार से संरक्षण दिया जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी अपराधी है उन जो अभिरक्षण या फिर आदेश का उल्लंघन करता है तो इस प्रकार से उल्लंघन के लिए जो कोर्ट होता है वो 1 साल के कारावास और आर्थिक दंड भी लगा सकता है। आर्थिक दंड के रूप में दोस्तों यहाँ पर 20,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20,000 के जुर्माने को या फिर दोनों से दंडित कर सकता है। यह था दोस्तों सेक्शन 31। सेक्शन 31 के बाद में देखिए सेक्शन 32 के अंतर्गत क्या बताया है। 32 के अंतर्गत दोस्तों, अपराध अगर संज्ञात्मक होते हैं या फिर आरोपी को सीधे गिरफ्तार किया जा सकता है तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सेक्शन 33 के अंतर्गत किस प्रकार से संरक्षण अधिकारी के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ज़्यादातर केसों के अंतर्गत ऐसा सामने आता है कि जो संरक्षण अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है, वो इस केस को दबाने का कोशिश करता है या फिर अगर वो अपने केस के अंतर्गत असफल रहता है तो इसके लिए संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का जो प्रोविज़न है वो इस एक्ट के तहत किया गया है। दोस्तों, अगर संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों के अंतर्गत पालन नहीं कर पाता है, संरक्षण अधिकारी या निर्वहन नहीं कर पाता है, असफल रहता है, तो उसके लिए भी 1 वर्ष का कारावास या 20,000 का जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत भी इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह था पूरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, इसके विभिन्न प्रोविजंस के बारे में, किस प्रकार से दंडित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों, इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हीराल हरसोरा और कुसुम हरसोरा। देखिए दोस्तों, ये
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की दुनिया के अंतर्गत जो ये केस बना है, ये एक्ट आया है, उस एक्ट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, वो इस हर्सोल के एक्ट से समझ सकते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इस वाद के फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम की धारा 2Q से वयस्क पुरुष शब्द को हटा लिया। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या था, जो ये केस है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसके अंतर्गत जो परिभाषा थी हमारे पास, किस प्रकार से इसकी परिभाषा दी जाती थी, तो उसके अंतर्गत एक धारा थी, उस धारा का 2Q सेक्शन को हटा दिया और वहाँ पर वयस्क पुरुष शब्द पहले दिया गया था कि जो अपराध करता है वो कौन करेगा, वयस्क पुरुष। इस वयस्क पुरुष को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया। दोस्तों हटाने का कारण क्या बताया गया है कि हटाया इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये समानता के अधिकार के विरुद्ध था। अब प्रत्यार्थी किसी भी लिंग और आयु का हो सकता है। दोस्तों पहले क्या होता था, अगर किसी भी महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अगर कंप्लेन की है तो वो अपने हस्बैंड या फिर मेल पर्सन के विरुद्ध ही कंप्लेन हो सकती थी। अगर उसकी सास पक्ष के द्वारा या फिर उसकी ननद पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर वायलेंस किया जाता है तो इसके लिए इस एक्ट में किसी भी प्रकार का प्रोविजंस नहीं था। तो ये था काफ़ी इम्पोर्टेंट केस। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इस शब्द को हटा दिया और इसको हटाने के बाद घरेलू हिंसा के शिकार महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मंशा के विरुद्ध था। क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे कोई भी इस एक्ट के तहत अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो इसके विरुद्ध वापस जो फीमेल होती है या फिर उसकी सास होती है उसके द्वारा पुनः उसके जो प्रति उत्तर के अंतर्गत केस दर्ज कर दिया जाता था। तो इस प्रकार के प्रोविज़न थे जो इस एक्ट को थोड़ा सा वीक कर रहा था, कमज़ोर कर रहा था। उन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, ये सब कुछ था हमारे पास इस एक्ट से संबंधित। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हो, जिस पर इसकी PDF मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत आप जाकर विभिन्न लिंक देख सकते हो, जहां पर हमारे इससे संबंधित जो अन्य वीडियो है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।